नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेमोंटे कॉलोनी मूवी के सेकंड पार्ट को। इसके फर्स्ट पार्ट को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिस किसी ने भी अगर उस वीडियो को मिस कर दिया हो तो जाकर तुरंत देख लें, क्योंकि डेमोंटे कॉलोनी की पार्ट 2 को आप तभी समझ पाएंगे जब आपने इसके फर्स्ट पार्ट को ठीक से देखा हो। डिमोंटे कॉलोनी 2 सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि इसमें सस्पेंस का तड़का भी बराबर लगा हुआ है और इसको इसके फर्स्ट पार्ट से बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ा गया है। यह मूवी बहुत ही शानदार है और आईएमडीबी पर भी इसको 6.6 स्टार्स मिले हैं। और हाँ, एक बात आपको और बता दें कि इस मूवी के दौरान स्टोरी कई बार अलग अलग टाइम पर शिफ्ट होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को एंड तक ध्यान से सुने, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर बिना देरी किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में पुरानी स्टोरी को रिकॉल किया जाता है, जिसके बाद हमें एक लड़की डेबी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड सैम की वीडियो देख रही थी, जिसमें उसने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया है। वीडियो में दो और लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। डेबी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके हस्बैंड सैम ने आत्महत्या की है। नेक्स्ट सीन में हमको पता चलता है कि डेबी ने सैम के बच्चे की मां बनने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया था, जो कि सफल नहीं हुआ। डेबी के सास ससुर उसको मूव ऑन करने को कहते हैं और उनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि सैम को कैंसर होने के बावजूद डेबी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और मिलकर कैंसर को हरा दिया। यही बात उसके घर वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर सैम ने खुदकुशी क्यों की। सैम के फादर रिचर्ड यहाँ पर एक बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि डेबी और उसके फादर इन लॉ डॉक्टर रिचर्ड एक चाइनीज रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो कि सैम का सपना था। जहाँ पर उनसे मिलने कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी आते हैं, जो उन्हें एक मूर्ति देते हैं और कहते हैं कि इसको रेस्टोरेंट के मेन हॉल में जमीन में गड़वा दो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज यहाँ से दूर रहेंगी। और तभी हम ढेर सारी स्पून्स को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसे देखकर डेबी को लगता है कि सैम की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती हो, जो कि ऑलरेडी कई बार बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ मिलकर सैम की आत्मा से बात करने की कोशिश कर चुकी थी, जो हर बार बेकार हुई। सैम का एक्सीडेंट हुए 6 साल बीत चुके थे। नेक्स्ट सीन में डेबी डॉक्टर रिचर्ड के साथ मोंग दाओशी के पास जा रही थी कि तभी हमें उसी सड़क पर बैठे श्रीनी को दिखाया जाता है, जो विमल के साथ है, जिससे यह समझ आता है कि ये वही अपार्टमेंट वाली स्केरी नाइट वाली डेट है, यानी 6 जून 2015। श्रीनी यहाँ पर किसी से फोन पर बात कर रहा था और यहाँ से मूवी सेम डेट पर शिफ्ट होती है और हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है, जहाँ रघुनंदन अपनी स्टेप सिस्टर और उसकी मदर को, जो कि रघु के फादर के मरने के बाद उनकी विल को सुनने आती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रघु के फादर ने अपनी जायदाद का 25% रघु के और 5% उसकी स्टेप सिस्टर के नाम किया था और बाकी 70% सब उन्होंने अपनी पहली बीवी के बेटे श्रीनिवासन के नाम पर छोड़ा था। यहाँ पर श्रीनिवासन ही श्रीनी है और श्रीनी एंड रघु भाई हैं। श्रीनी को इसका जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके फादर ने उसके लिए कितनी जायदाद छोड़ी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। श्रीनी अपने फादर और उनकी फैमिली से नफरत करता था, क्योंकि इन सब ने श्रीनी और उसकी मदर को गरीबी में अकेला छोड़ दिया था। खैर, अब नेक्स्ट सीन में रघु अपने चाचा दयालन, जो कि पेशे से वकील भी हैं, उनके साथ एक बिल्डिंग की छत पे था और इस बिल्डिंग पर रघु ने अपना सारा टाइम और पैसा लगाया था, जिसे कि वो विल के खुलने के बाद पैसे की कमी से पूरा नहीं कर पाएगा। जिस पर दयालन श्रीनी से उसका हिस्सा सरेंडर करने की बात करने के लिए कॉल करता है, जिस पर अपने चाचा की पूरी बात सुने बगैर ही श्रीनी कॉल काट देता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है वापस उसी जगह जहाँ सीन पॉज हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है श्रीनी इन्हीं से फोन पर बात कर रहा था और यहाँ से वो 6 जून 2015 की स्केरी रात शुरू होती है, जब अपार्टमेंट में डिमोंटे की आत्मा राघव, विमल और श्रीनी को बारी बारी खत्म करती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ साजिद का नाम क्यों नहीं लिया। अगर आप फर्स्ट पार्ट को रिकॉल करें तो साजिद को एक दिन पहले ही मारा गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। और इसी रात डेबी भी मोंग दाओशी के पास जाकर सैम की आत्मा से बात करने के लिए इंसिस्ट करती है, जिस पर दाओशी मान जाता है और इस बार डेबी को सोल रियल्म में भेजता है, जहां उसे सैम की सोल मिलती है, जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। जिस पर दाओशी वहां खुद आकर डेबी को रोकता है और कहता है कि ये कोई और सोल है जो उससे हेल्प मांग रही है, और डेबी को सोल रियल्म से बाहर निकाल लाता है। डेबी के हाथ खुद ब खुद श्रेणी और रघु का चित्र बना देते हैं और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये सब फिर से रिपीट होगा।
यहाँ पर हेल्प मांगने वाली आत्मा श्रेणी की थी, जिसका मतलब तब तक श्रेणी भी खत्म हो चुका था और यही वो टाइम था जब श्रेणी की आत्मा अपार्टमेंट के बाहर एक आदमी से हेल्प मांग रही थी। अब हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर रिचर्ड श्रेणी को हॉस्पिटल से कहीं और शिफ्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि जिस रात श्रेणी अपार्टमेंट के बाहर खत्म हुआ था, तो इनको ढूंढते हुए डेबी और डॉक्टर रिचर्ड वहां पहुंच जाते हैं जहां पर श्रेणी की बॉडी थी। इंजरी बहुत गहरी थी, फिर डॉक्टर किसी तरह से श्रेणी को बचा लेते हैं, जो अब पिछले 6 साल से कोमा में है। रघु भी कुछ देर बाद वहां दयालन के साथ आ जाता है, जो श्रीनी के हॉस्पिटल से गायब होने पर हंगामा करने लगता है, क्योंकि वो कोर्ट से ऑर्डर ले आया था कि श्रीनी को अब लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। जिस पर डेबी उसे बताती है कि अगर श्रीनी मर गया तो रघु भी साथ में मरेगा। ये बात उन्हें मोंग दाओशी समझाता है कि श्रीनी और रघु की आत्माएं एक दूसरे से लिंक हैं और एक के मरने पर दूसरा भी मर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस रात श्रेणी अपार्टमेंट की विंडो से रॉड्स पर गिरा था, उसी रात रघु भी अपनी उसी बिल्डिंग के छत से नीचे गिरा था। पर रघु को बचा लिया जाता है और श्रेणी कोमा में चला जाता है। अब डेबी उससे हेल्प मांगती है और अपनी सारी रिसर्च के बारे में बताती है। रिसर्च में इनको पता चलता है कि हर 6 साल पर 6 मंथ की 6 तारीख को डिमोंटे की आत्मा बलि लेती थी, जिसमें पहले तो सैम, फिर श्रेणी और उसके दोस्त, और अब फिर अगले दिन 6 तारीख थी 6 मंथ की, जिसमें यही ट्रेंड फिर से रिपीट होना था और इसीलिए शायद डॉक्टर ने श्रेणी को कहीं और शिफ्ट किया था। ये ट्रेंड काफी समय से चला आ रहा है और जाने कितने ही लोगों की बलि ले चुका था डिमोंटे। डॉक्टर यह भी बताता है कि राघव ने भी सेम लाइब्रेरी से उसी बुक को लिया था जिस लाइब्रेरी से सैम ने बुक को लिया था। उस बुक का नाम था अनसंग किंग ऑफ ए फॉलन किंगडम। अब इस बुक का रिलेशन ये था कि इसमें कुछ मंत्र थे जिसे बोलने पर वो कंचना नेकलेस अपने आप को रिवील करता था और फिर इसके बाद जिसके पास भी ये नेकलेस रहता है डिमोंटे उसकी बलि लेता है। आगे डॉक्टर बताता है कि हर इंसिडेंट के बाद ये बुक इंसिडेंट वाली जगह से गायब या फिर चोरी हो जाती है, यानी कोई तो इस बुक को यूज करके लोगों को शिकार बना रहा था। ये दिन था डिमोंटे की आत्मा का शिकार करने का, यानी 6/6/2021, जिस वजह से मोंग डाओशी, डॉक्टर रघु, डेबी और उसका चाचा दयालन पुलिस की हेल्प लेके डिमोंटे मैंशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि कोई उसके अंदर ना जा पाए। डॉक्टर उन्हें यह बताता है कि इस ट्रेंड को अगर रोकना है तो वो इसी साल हो सकता है। तभी रघु को अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब अंदर जाते हैं और तब रघु को कुछ आत्माएं दिखती हैं। रघु और पुलिस वालों को मेंशन में कुछ कॉलेज गर्ल्स मिलती हैं जिन्हें ये सब हॉस्पिटल भेजने लगते हैं और डेबी सब लड़कियों के पास कंचना नेकलेस को ढूंढ रही थी जो कि आसपास ही होना था, पर वो नेकलेस किसी के पास नहीं मिलता। सब हॉस्पिटल आ रहे थे कि तभी वो गाड़ी जिसमें दाओशी, डेबी और रघु थे खराब हो जाती है, जिस पर गाड़ी वहीं छोड़कर ये सब रेस्टोरेंट आ जाते हैं क्योंकि जल्दबाजी में इनको पता ही नहीं चलता है कि बाकी सब कौन से हॉस्पिटल गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस और दयालन मेंशन में मिली लड़की को लेकर उसके कॉलेज आता है, जहां उनको पता चलता है कि उनको लाइब्रेरी से एक बुक मिली थी और नेकलेस के लालच में आकर ये सब उस बुक में लिखे मंत्र पढ़ने लगे, जिससे वो सब अचानक ही डिमोंटे मेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां से पुलिस और रघु ने उन्हें बचाया। ये भी पता चलता है कि वो बुक उनका ही लाइब्रेरियन जो कि लंगड़ा के चलता है उनके कमरे से वापस ले गया था। यहाँ वो लड़की एक राज खोलती है कि उसने नेकलेस ले लिया था और पुलिस के डर से उसने नेकलेस को रघु की पॉकेट में डाल दिया था। इसका मतलब है दोस्तों, मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, पर अब शिकार बदल गए थे। इधर दाओशी, डेबी और रघु रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। दाओशी बहुत टेंशन में था, जैसे उसे एहसास था कि ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होना था। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी ऑर्डर लेने आता है और डेबी जब उसे डिलीवरी देने के लिए गेट को हाथ लगाती है तो उसे जोर का झटका लगता है। ये देखकर रघु भी गेट खोलने की कोशिश करता है तो वो भी दूर जाकर गिरता है। इन सब के फोन से अचानक सिग्नल भी चले जाते हैं और ये सब टीवी स्क्रीन पर खुद को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब फिर से रिपीट हो रहा था जैसा डिमोंटे कॉलोनी के फर्स्ट पार्ट में हुआ था। अब दाओशी को रघु की जैकेट से वही कंचना लॉकेट मिलती है जिसे देखकर रघु और डेबी के होश उड़ जाते हैं। सब टीवी स्क्रीन में देखते हैं कि एक बच्चा डिलीवरी लेने आता है और डेबी सीसीटीवी में देखती है कि रघु उसमें दिखाई ही नहीं दे रहा था, यानी रघु के साथ कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेबी, वो बच्चा और दाओशी एक ग्लास के रूम में फंस जाते हैं
और रघु पजेस्ड हालत में सबको एक-एक करके खत्म कर देता है। ये सब देखकर तीनों टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद ये सब टीवी में दिखाए रूम में चेक करने जाते हैं तो वहाँ एक रिचुअल सिंबल दिखता है, जिसे देखकर दाऊशी बताता है कि ये सिजल ऑफ बेफोमेट है, जो एंटी गॉड यानी सैटेनिक एंटिटीज को समन करने के लिए बनाया जाता है। और कमरे में इनको ढेर सारे लोग लैंटर्न के साथ दिखते हैं जो शायद डिमोंटे के फॉलोअर्स थे, और ये तीनों रूम के बाहर आ जाते हैं। दाओशी इन सबको बाहर करके कंचना नेकलेस को हाथ में लेकर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है ताकि वो नेकलेस को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे उसका हाथ जलने लगता है और साथ में लॉकेट भी। हम लोग देख पाते हैं कि रघु को भी जलने का एहसास होने लगता है। डिमोंटे की आत्मा, जो कि इतनी बलियां लेने से बहुत पावरफुल हो गई थी, दाओशी को हवा में उड़ाकर एक्वेरियम में डुबोकर खत्म कर देती है। अब दाओशी पॉजेस्ड हालत में डेबी को मारने लगता है, पर ऐन मौके पर रघु दाओशी के सीने में रॉड घुसा देता है, जिससे डेबी तो बच जाती है, पर दाओशी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अपने आप को संभालने के बाद दोनों सोचते हैं कि टीवी में तो हम 4 लोग थे, पर ये तो 3 ही हैं। तब सीसीटीवी देखने पर बाहर कार में बैठे लड़के को देख के ये कंफर्म हो जाता है कि ये वो बच्चा नहीं है जो टीवी में दिखा था। और डेबी ये भी बताती है कि ये बच्चा उसने पहले भी कहीं देखा था। दूसरी तरफ श्रीनी को, जिसे डॉक्टर ने पहले ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया था, कोई एंटिटी पजेस कर लेती है। वहां पर दाऊशी ने पहले ही मॉन्क्स को तैयार रखा था ताकि वो सिचुएशन हैंडल कर सकें, और वो सब श्रीनी के पजेस होते ही मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो दाऊशी ने उनको दिया था उसका यूज करके श्रीनी को कंट्रोल करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है दयालन की तरफ, जो रघु, डेबी और दाऊशी को ढूंढ रहे थे। वो उनको ढूंढते हुए रेस्टोरेंट पर आते हैं, पर उन्हें अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसी टाइम रघु और डेबी सीसीटीवी में बच्चे को ढूंढ रहे थे, और सबको देखकर ये सब हेल्प मांगने लगते हैं, पर इनकी बात कोई सुन नहीं पाता। दोस्तों, यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट की तरह ये सब एक अल्टरनेट रियलिटी में फंसे हुए थे, और रेस्टोरेंट के ग्लास तोड़ने पर भी रूम अपने आप ही वापस से पहले जैसा हो जा रहा था। दयालन और बाकी लोग इनको रेस्टोरेंट में न पाकर वापस लौट जाते हैं, और डॉक्टर रिचर्ड को फोन पर पूछते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं और श्रीनी की क्या कंडीशन है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि उन्हें नहीं पता और वो सब ठीक हैं। जबकि फोन करने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा रखा है और फोन पर कोई और ही बात कर रहा था। यानी इस जगह पर भी डिमोंटे की आत्मा ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा था, और डॉक्टर की गर्दन तोड़कर उसे भी खत्म कर देता है। इधर बहुत सारे बैट्स डेबी और रघु पर अटैक कर देते हैं। डेबी नोटिस करती है कि बैट्स एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे, और ये वही जगह थी जहां पर मॉन्क्स की दी हुई वो पवित्र मूर्ति दफनाई गई थी। दोनों के लिए वो एरिया अब सेफ जोन की तरह था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता छत से दिख रहा था, जहां से निकलने के लिए दोनों कुर्सी से सीढ़ी बनाने लगते हैं। तभी डेबी को सैम दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि डेबी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में सैम का बच्चा है। तब डेबी को समझ आता है कि वो लड़का जो रेस्टोरेंट में आया था टीवी में, वो कोई और नहीं बल्कि सैम के बचपन का ही रूप था, और इसी वजह से वो डेबी को जाना पहचाने भी लगा था। जिस पर डेबी सैम के पास जाने लगती है तो रघु उसे रोक लेता है और बोलता है कि वो तो सालों पहले खत्म हो चुका है, वो बस तुम्हें सेफ जोन से बाहर बुलाना चाहता है, और डेबी भी ये बात समझ जाती है। अपनी चाल फेल होते देख के डिमोंटे का गुस्सा बढ़ जाता है, और सेफ जोन का एरिया और कम होने लगता है। अब यहाँ पर रघु डिसाइड करता है कि वो अपना सेक्रीफाइस करके उस नेकलेस को सेफ जोन में फेंकेगा, और फिर डेबी उस नेकलेस को डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे ये सब खत्म हो पाएगा। यहाँ हमें समझ में आता है कि रघु भले ही अपने फादर की जायदाद पाने का लालच कर रहा था, पर अंदर से वो एक अच्छा आदमी था, जो डेबी और उसके बच्चे को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया था। अब जैसे ही रघु सेफ जोन से बाहर निकलता है तो उसे कई सारी आत्माएं काली ड्रेस में घेर लेती हैं, और रघु को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती हैं। ये सब डिमोंटे के फॉलोअर्स थे। रघु को डिमोंटे की आत्मा फिर से हवा में उछाल देती है। अब रघु किसी तरह से अपना फोन सेफ जोन में डेबी के पास फेंक देता है। सेफ जोन में आते ही मोबाइल पर नेटवर्क आ जाता है, और तभी रघु के चाचा को सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस मिलते हैं, जिससे वो सब वापस आकर डेबी को छत के रास्ते बाहर निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी मॉन्क्स एक एक करके मारे जा रहे थे, पर दाऊशी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी ने उस पवित्र आर्टिफैक्ट को जमीन पर गिरने नहीं दिया था, जिससे डिमोंटे की आत्मा श्रीनी को पजेस तो कर पा रही थी, पर उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। इस तरफ डेबी को रघु के चाचा बचा रहे थे। तभी वो देखती है कि डिमोंटे और उसके फॉलोअर्स भी किसी
रिचुअल से किसी और को बलि दे रहे हैं, जिसकी दोनों आईज नहीं थी, साथ ही उसकी टंग भी मिसिंग थी। और हमें पता चलता है कि उस बुक में मेंशन्ड अनसंग किंग वही मेन एविल आत्मा है। अब डिमोंटे दाओशी और रघु की बॉडी को लाकर एक रिचुअल सर्कल पर रख देता है, जिसके कंप्लीट होते ही दाओशी का शरीर जलकर राख हो जाता है और हम दाओशी को भी डिमोंटे के फॉलोअर्स में जुड़ते हुए देख पाते हैं। यानी कि डिमोंटे की सारी शिकार आत्माएं उसकी फॉलोअर बनती जा रही थी, या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्टली उस बगैर आइस वाले किंग की। अब रघु की बारी थी, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रों के पूरा होते ही दाओशी का एक फॉलोअर मोंक उस आर्टिफैक्ट को श्रीनी के सामने जमीन पर गाड़ देता है, जिससे श्रीनी का पोजीशन टूट जाता है और यहाँ पर डिमोंटे का रिचुअल भी इनकम्प्लीट रह जाता है, जिससे रघु का शरीर जलकर राख होने से बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस रेस्टोरेंट में आती है, पर उनको कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिलता है। श्रीनी होश में आ गया था और रघु को बहुत चोटें आई थी, जिससे कि वो कुआं में था। श्रीनी ये सब देखकर ये डिसाइड करता है कि अब वो डिमोंटे के इस खेल को 6 साल बाद यानी 2027 में खुद खत्म करेगा। पुलिस को वो लाइब्रेरियन भी नहीं मिलता जो उस बुक को लोगों के पास पहुंचाता था और रिचुअल के बाद वापस ले आता था। उसके घर पर जाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कितना बड़ा साइको था और उसी की पूरी पीढ़ी सदियों से इस काम को अंजाम देती चली आई है। अब हमें बिहार के एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां वही लाइब्रेरियन एक आदमी को रिवर्स क्रॉस के सिंबल में लटका के जलाते हुए देख पाते हैं और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 15वीं शताब्दी के पुर्तगाल में एक जगह उसी किंग को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें फोड़कर जुबान काट दी जाती है। मतलब इसने कुछ गलत किया होगा या इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। मूवी की एंडिंग तक हमें समझ आ जाता है कि डिमोंटे भी किसी और के अंडर है, जो इन आत्माओं को रूल करता है और बलि के लिए लोगों का जुगाड़ एक पर्टिकुलर अननोन आदमी कर रहा था, जिसके पूर्वजों ने भी यही काम किया था। मे बी अब नेक्स्ट पार्ट में हमें उस फॉलन किंग की कहानी बताई जाएगी। अब इस मूवी में अच्छी खासी स्टोरी बिल्डअप हुई है, जिसने इसके सीक्वल के लिए अच्छा खासा स्कोप छोड़ा है। डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही काफ़ी बेहतरीन थे और इनकी स्टोरी को लिंक करने में काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं। ओवरऑल पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। अब समय है आपसे अलविदा लेने का दोस्तों, पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर आपसे मिलेंगे नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।